गुड मॉर्निंग बच्चों, सेशल स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 चैप्टर 5 धंधा की व्यवस्था के स्वरूप भाग नंबर 1 विषय बी है और आज का हमारा पॉइंट है हिंदू अविभक्त कुटुंब। हिंदू अविभक्त कुटुंब किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हिंदू कानून के अनुसार यह पैतृक धंधा है। वंश परंपरा से प्राप्त धंधा संचालित करने वाले अविभक्त हिंदू परिवार को हिंदू अविभक्त कुटुंब की प्रथा कहा जाता है। परिवार के सभी व्यक्ति माने जाते हैं। ऐसी पीढ़ी का संचालन परिवार के वयोवृद्ध के हाथ में होता है, जिसे कर्ता कहा जाता है। यदि वयोवृद्ध व्यक्ति संचालन करने का इच्छुक न हो तो उसके बाद की वय वाले व्यक्ति को संचालन सौंपा जाता है। ऐसी पीढ़ियों का अस्तित्व भारत और नेपाल में है। तो हिंदू अविभक्त कुटुंब के बारे में यहाँ पर यह अर्थ समझाया गया है कि हिंदू कानून के अनुसार यह पैतृक धंधा है। वंश परंपरा से प्राप्त धंधा संचालित करने वाले अविभक्त हिंदू परिवार को हिंदू अविभक्त कुटुंब की प्रथा कहा जाता है। यानी यह पैतृक धंधा होता है और ये वंश परंपरागत के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसके लक्षण कौन कौन से आगे देखेंगे। लक्षण के 9 पॉइंट हैं। 9 पॉइंट में से पहला पॉइंट कानूनी अस्तित्व। हिंदू अविभक्त कुटुंब की पीढ़ी हिंदू कानून द्वारा अस्तित्व में आती है। दूसरा पॉइंट संचालन। इस पीढ़ी का संचालन कुटुंब के वयोवृद्ध व्यक्ति के हाथ में होता है, जिसे कर्ता के नाम से पहचाना जाता है। जो अभी हमने हिंदू अविभक्त कुटुंब के अर्थ में ही चर्चा की कि इस पीढ़ी का संचालन कुटुंब के वयोवृद्ध यानी सबसे बड़े उम्र वाले व्यक्ति के हाथ में होता है, जिसे कर्ता भी कहते हैं या कर्ता के नाम से भी पहचाना जाता है। घर में सबसे बड़ा जो व्यक्ति जो होता है और वही संचालन अच्छी तरह से कर सकता है। आगे स्वतंत्र कार्य क्षेत्र। तीसरा पॉइंट स्वतंत्र कार्य क्षेत्र। धंधा का संचालन कर्ता स्वतंत्र रूप से करता है। अन्य सदस्यों को मध्यस्थता करने का अधिकार नहीं है, पर सहायता कर सकते हैं। कर्ता की निर्णय क्षमता का अन्य सदस्य विरोध नहीं कर सकते। यानी इसमें ये कहा गया है कि जो धंधा का संचालन कर्ता स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो दूसरे जो सदस्य घर के सदस्य होते हैं तो वो उनके निर्णय के विरुद्ध कभी नहीं जाते, पर लेकिन उनके काम में सहायता कर सकते हैं। चौथा पॉइंट सदस्य पद। हिंदू अविभक्त कुटुंब की पीढ़ी में सदस्य पद जन्म से ही प्राप्त होता है। परिवार में जन्म लेने वाले बालक को जन्म के साथ ही सदस्य पद प्राप्त होता है। पांचवा पॉइंट मौद्रिक नियंत्रण। धंधे के सभी मौद्रिक विषय कर्ता के हस्तक होने से पीढ़ी का कर्ता का मौद्रिक नियंत्रण होता है। संयुक्त संपत्तियों के लक्षण का कार्य भी कर्ता करता है। छठा पॉइंट दायित्व। धंधे का कार्य क्षेत्र कर्ता संभालता है, इसीलिए कर्ता का दायित्व असीमित होता है। दूसरे सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, क्योंकि कर्ता ही
हिंदू अविभक्त कुटुंब का संचालन करता है। 7वां पॉइंट, आयुष। कर्ता या परिवार के अन्य सदस्य की मृत्यु के बाद भी धंधा चलता है। यदि कर्ता की मृत्यु होती है तो उसके बाद का उम्र में बड़ा व्यक्ति कर्ता बनता है। 8वां पॉइंट, पूंजी प्राप्त में कठिनाई। धंधे की सफलता का आधार कर्ता की कार्य क्षमता पर आधारित होता है। पूंजी प्राप्त के लिए परिवारजनों पर ही आधारित होना पड़ता है, जिससे अधिक पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई होती है। 9वां पॉइंट, दिवालिया। पीढ़ी दिवालिया हो जाए तो मात्र वयस्क सदस्यों को दिवालिया घोषित किया जा सकता है, अवयस्क सदस्यों को नहीं। ऋण चुकाने के लिए पीढ़ी के प्रत्येक सदस्य के भाग का उपयोग किया जा सकता है। कर्ता का दायित्व असीमित होता है। इस प्रकार हिंदू अविभक्त कुटुंब के बारे में समझाया गया है कि हिंदू अविभक्त कुटुंब के बारे में उसका अर्थ और उसके लक्षण के बारे में समझाया गया है। पर लेकिन हमें खास तौर पर याद रखना है कि हिंदू कानून के अनुसार यह पैतृक धंधा है। वंश परंपरा से प्राप्त धंधा संचालित करने वाले अविभक्त हिंदू परिवार को हिंदू अविभक्त कुटुंब की प्रथा कहा जाता है। और इस पीढ़ी का संचालन कुटुंब के वयोवृद्ध यानी उम्र में सबसे बड़ा और इस पीढ़ी को संभाल सके, इस तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही इस पीढ़ी और इस काम को हाथ में ले सकता है, और जिसे कर्ता भी कहते हैं। कर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पीढ़ी का संचालन वही संभालता है। आगे, साझेदारी। साझेदारी किसे कहते हैं और साझेदारी का अर्थ क्या है? साझेदारी एक ऐसी धंधा की व्यवस्था है जिसमें धंधे का स्वामित्व एक से अधिक व्यक्तियों का होता है और इसी प्रकार संचालन भी सभी अथवा सभी की तरफ से कोई एक अथवा एक से अधिक साझेदार करते हैं। इस प्रकार चलाए जाने वाले धंधे का परिणाम सभी वह हैं। भारतीय अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी यह एक ऐसी व्यक्तियों के बीच का संबंध है कि जो सभी के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित धंधे के लाभ के विभाजन के लिए सहमत होते हैं। जैसे जैसे व्यापार और वाणिज्य का क्षेत्र विस्तृत होता गया, वैसे वैसे व्यक्तिगत मालिकी सीमाएं अधिक स्पष्ट होने लगी। बड़े व्यापारी के लिए अधिक पूंजी, कार्यदक्ष प्रबंधकीय शक्ति और जोखिम उठाने की मर्यादाओं को दूर करने के लिए साझेदारी पीढ़ी अस्तित्व में आई। अब साझेदारी पीढ़ी के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है कि साझेदारी एक ऐसी धंधा की व्यवस्था है जिसमें धंधा का स्वामित्व एक से अधिक व्यक्ति का होता है। साझेदारी में अधिक व्यक्तियों का होता है और इसी प्रकार संचालन भी सभी अथवा सभी की तरफ से कोई एक अथवा एक से अधिक साझेदार करते हैं। इसके लक्षण के बारे में आगे देखेंगे। लक्षण के
11 पॉइंट है। पहला पॉइंट, करारजन्य संबंध। साझेदारी करार द्वारा अस्तित्व में आती हैं। यह अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है। साझेदारों के व्यवहारों से उत्पन्न समझ से भी साझेदारी अस्तित्व में आती है। करार लिखित हो तो हितकारी होता है। साझेदारी के बारे में करारजन्य संबंध बताया गया है, क्योंकि यह एक ऐसी धंधा की व्यवस्था है उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति जुड़े हुए होते हैं। आगे, स्थापना विधि। साझेदारी पीढ़ी की स्थापना विधि बहुत ही सरल है। कानून की कोई जटिल या लंबी विधि से गुजरना नहीं पड़ता है। तीसरा पॉइंट, पंजीकरण। साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं परंतु हितकारी है। साझेदारी पीढ़ी के पंजीकरण अधिकारी के पास अनुबंध प्रस्तुत करके पंजीकरण करवाया जाता है। चौथा पॉइंट, साझेदारों की संख्या। साझेदारी पीढ़ी में साझेदारी की संख्या कम से कम 2 होती हैं। कंपनी कानून 2013 की धारा 464 के मुताबिक साझेदारी पीढ़ी में साझेदारों की संख्या 100 से अधिक नहीं। इस तरह सरकार से तय करे इसके मुताबिक रहेंगे। हाल में कंपनी प्रचुरन नियम वर्ष 2014 के मुताबिक सरकार सी ने साझेदारों की महत्व संख्या 50 तय की है। पांचवा पॉइंट, उद्देश्य। साझेदारी पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य कानून धंधा के प्रवृत्ति करके लाभ प्राप्त करना होता है। लाभ सहित उद्देश्य की प्रवृत्ति साझेदार नहीं होती है। उदाहरण, सामाजिक सेवा या धार्मिक कार्य करने की प्रवृत्ति कानून के अनुसार होते हुए भी उसमें लाभ का उद्देश्य न होने से यह साझेदार नहीं है। छठा पॉइंट, पूंजी। सामान्य रूप से सभी साझेदार पूंजी लाते हैं और इसके बावजूद पूंजी लाना सभी साझेदारों के लिए अनिवार्य नहीं है। अनुबंध में रचित परमाणु अनुसार साझेदार पूंजी लाते हैं। सातवां पॉइंट, संचालन। साझेदारी पीढ़ी का संचालन सभी साझेदार संयुक्त रूप से कर सकते हैं। सभी साझेदारों को धंधे के निर्णय में भाग लेने का अधिकार है। करार में दर्शाए अनुसार कोई एक या एक से अधिक साझेदार भी संचालन कर सकते हैं। आठवां पॉइंट, असीमित दायित्व। व्यक्तिगत मालिक की तरह ऋण चुकाने के संदर्भ में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। आवश्यकता पड़ने पर अपनी निजी संपत्ति बेच करके भी पीढ़ी का दायित्व चुकाना पड़ता है। साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी पीढ़ी के दायित्व के लिए साझेदार व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इसीलिए यदि कोई भी एक साझेदारी पीढ़ी के दायित्व के संदर्भ में निजी संपत्ति से न चुका सके तो शेष साझेदारों की निजी संपत्ति से भरपाई करनी पड़ती है। 9वां पॉइंट, मालिकी का परिवर्तन। साझेदारी पीढ़ी में मालिकी का परिवर्तन सरल नहीं है। सभी साझेदारों की सहमति के बिना कोई भी साझेदार अपने हिस्से की
किसी को हस्तांतरण नहीं कर सकता है। यदि साझेदार सभी साझेदार की सहमति के बिना हिस्से का यदि साझेदार सभी साझेदार की सहमति के बिना हिस्से का हस्तांतरण करे तो कोई भी साझेदार पीढ़ी का विसर्जन करवा सकता है। 10वां पॉइंट, कानूनी स्थान। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारों की अधिकार, कर्तव्य, नियम, पीढ़ी का पंजीकरण तथा अन्य व्यवस्थाएं दर्शाई गई है। 11वां पॉइंट, पीढ़ी का आयुष। साझेदारी की आयु सीमित होती है। साझेदार और साझेदारी पीढ़ी का अलग अस्तित्व होता है। इस कारण कोई एक साझेदार पागल हो जाए, मृत्यु प्राप्त करे अथवा दिवालिया घोषित हो तो साझेदार का अंत हो जाता है। शेष साझेदार सर्वसहमति से संबंधित साझेदार के भाग का विभाजन आंतरिक रूप से अथवा नए साझेदार के प्रवेश द्वारा कर सकते हैं। ऐसे साझेदार की समाप्ति तो हो जाती है परंतु कई बार पीढ़ी का विसर्जन नहीं होता है। धन्यवाद। इस प्रकार बच्चों हमें याद रखना है कि साझेदार पीढ़ी में साझेदार की संख्या कम से कम 2 होती हैं और 2 से अधिक भी हो सकती हैं। धन्यवाद।